good evening, everyone. A very warm good evening to all of you. Last lecture we ended up with the climatic condition of India. Now today in this lecture we discuss the natural vegetation of India. Okay, so yeah, without wasting any time, let's get started. Okay, the natural vegetation. What is basically natural vegetation and what comes under the natural vegetation? तो नेचर वेजिटेशन के अंडर आपके पास कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, क्या आएगा? तो वो होंगे कि जो भी एनीथिंग ऑकरिंग नेचुरली, ठीक है, लाइक आपके प्लांट्स हैं, आपकी बुशेस हैं, आपके शर्ब्स हैं, आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, टॉल प्लांट्स हैं, जो भी है जो नेचुरली ऑकर हुआ है, जो हमने क्रिएट नहीं किया, वेजिटेशन में जो आ रहा है, ठीक है, वो सब क्या है? आपका नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है. द बुशेस शर्ब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, टाल ट्रीज लाइक नीम, मैंगो और पाम विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग. इनको लगाने के लिए ह्यूमन बीइंग का कोई कंसर्न नहीं है, नो इंटरफेरेंस, इसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन. ओके, so in India different type of nature vegetation basically nature vegetation depends upon the climatic condition like rainfall temperature. आपको पता है कि हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं जब हम, तो हमारा वेजिटेशन चेंज होता है. जब मतलब नदर्न साइड पे हमारा वेजिटेशन चेंज होता है, जो पौधे हमारे नदर्न साइड पे लगते हैं वो सदर्न साइड पे नहीं होते हैं, ठीक है, इंडिया के. और जो क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं, टेम्परेचर अलग है. जब विंटर, जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा विंटर होता है वहाँ पे हमारा वो वाला प्लांट नहीं लगेगा, ठीक है. जैसे आप कैक्टस को ले लो, हमारा कैक्टस हमेशा कहाँ पर, डेजर्टिक एरिया, ड्राई कंडीशन, ड्राई एरिया में रहता है. ओपनटिया होता है हमारा एक प्लांट, ठीक है, वो भी. और ये सारे प्लांट हमारे कहाँ. उसके बाद हमारा जो कॉर्निफरस प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होती हैं, या हमारा पाइन है, ये सारे प्लांट्स हमारे हाई एल्टीट्यूड के हैं, ठीक है. ये सारे ट्रीज़ है ना, हाई एल्टीट्यूड के. वो क्या कि आपका टेम्परेचर जैसे चेंज हो रहा है ऐसे आपका वेजिटेशन चेंज होगा. और हर एक प्लांटेशन के लिए, हर एक नेचर वेजिटेशन के लिए रेनफॉल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है. आप जब देखते हो, आप देखोगे भी आगे, जैसे हम क्रॉप्स के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, आप रैबी क्रॉप, कैरिफ क्रॉप, जेड क्रॉप के बारे में पढ़ोगे, तब आप देखोगे कि हर एक क्रॉप के लिए अलग अलग रेनफॉल मैटर करती है, ठीक है. तो वही है. तो इसके बेसिस पे हमने नेचर वेजिटेशन, इंडिया की नेचर वेजिटेशन को मेन 5 जो है कैटेगरीज में डिवाइड किया, ठीक है. सबसे पहला आता है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर थॉर्नी बुशेस में माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट. चलिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हम देखते हैं. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या है, मतलब कि वो वाला फॉरेस्ट है जो आपका ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलेगा, ठीक है. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं. ये जो अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है, उसके एक जब डेली बेसिस पे CBT एग्ज़ाम है, डेली बेसिस पे होते हैं, ठीक है. तो उसके एक पेपर में पूछा गया था कि जो आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है उसको क्या बोला जाता है. इसमें से आपका क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है. पूछा गया था कि आपका जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है उसको और क्या बोला जाता है, तो उसको मानसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है. तो दैट मीन्स हम अभी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो आपको उसको दूसरा नाम भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी बोलते हैं. ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उन एरियाज़ में आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपका रेनफॉल, हैवी रेनफॉल होगा, ठीक है. हैवी रेनफॉल occur in the area which receive heavy rainfall. They are very dense that sunlight do not reaches on the ground. जैसे कि आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट में, आपके फॉरेस्ट्स में क्या होता है कि आपका जो इतने डेंस हो जाते हैं, मतलब आपका उस पे इतना डेंस हो जाता है, आपका उस एरिया बहुत डेंस हो जाता है क्योंकि रेनफॉल बहुत ज़्यादा हैवी होती है. तो प्लांट कंटिन्यूसली अपनी ग्रोथ को करते रहते हैं, ठीक है. जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका सनलाइट जो है ग्राउंड में नहीं पहुंच पाता, और जो ग्राउंड वाली प्लांट्स होते हैं, छोटे श्रब्स वगैरह, वो कभी भी सनलाइट को क्या नहीं कर, सनलाइट के साथ एक्सपोज नहीं कर पाते. और देखने को मिलेगा कि जो नीचे वाला ग्राउंड एरिया होता है वो भी अब ग्रीन दिखता है एज ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि
टॉल ट्रीज तो ऊपर एक बना लेते हैं, अपना एक शेल्टर टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना. दे ऑलवेज अपीयर ग्रीन बिकॉज दे शेड देयर लीव्स एट द डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर. जो हम अपने अब पूछा जाएगा कि आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों बोलते हो. उसका एक रीज़न ये है कि हमारे जो यहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हैं, जो ट्रीज पाए जाते हैं, वो अपने अपने लीव्स डिफरेंट टाइम पे शेड करते हैं, मतलब अपने पत्ते डिफरेंट टाइम्स पे गिराएंगे, ठीक है. जिस वजह से जो है ना, कभी भी वो प्लांट कभी भी वो एरिया आपको मतलब नहीं दिखेगा कि इसमें प्लांट्स नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रीज़ होते हैं और अपने अलग अलग टाइमिंग होती है उनके ट्री शेड करने के. जब आप 7th में पहुँचोगे, वहाँ पे 7th की एनसीईआरटी में लिखा है कि ये कभी भी प्लांट शेड ट्रीज शेड नहीं करते हैं अपने पत्ते, लेकिन करते हैं लेकिन डिफरेंट ईयर्स में, तभी इनको एवरग्रीन बोला जाता है. हमें एवरग्रीन दिखाया था, ठीक है. इसके एग्जाम्पल है महागनी, एम्पोनी, ठीक है. उसके बाद रोजवुड. ये वो वाले ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं जो आपको एवरग्रीन में मिलेंगे, ठीक है. अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है, जो पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का एंड वेस्टर्न घाट, यहाँ पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है. आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाएंगे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, जो कि नॉर्थ और कहाँ पे, पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे और वेस्टर्न घाट पे. क्योंकि हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा हमें हैबिटेट वेजिटेशन कहाँ देखने को मिल जाती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ भी हमें डिफरेंट चीज़ों की देखने को मिल जाती है, वो कौन सी, हमारे वेस्टर्न घाट ही है, ठीक है. होम फॉर दिस फॉरेस्ट, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो है, इसको मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है. ये कंपैरेटिवली टू द एवरग्रीन फॉरेस्ट लेस डेंस होते हैं और ये अपने लीव्स को शेड करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे वो करते हैं, ठीक है, ठीक है. लेकिन ये क्या करते हैं, लेकिन ये डेंस नहीं होते, तो अगर लीव शेड भी कर देंगे तो एवरग्रीन नहीं दिखते हैं, लाइक ओके. दे आर फाउंड इन द, और ये कहाँ कहाँ पे होते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट हमारे, कहाँ कहाँ देखने, जैसे मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा एंड द महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में. और यहाँ पे जो आपको प्लांट देखने को मिलेंगे, ट्रीज देखने को मिलेंगे, वो हमारे साग, टीक, पीपल, नीम एंड शीशम, ठीक है. आपने शीशम की लकड़ी का नाम सुना ही होगा, ठीक है. इन सारी लकड़ी से हमारे बैट्स बनते हैं, फर्नीचर वगैरह जो तैयार होके आता है, ठीक है. नेक्स्ट थर्ड है हमारा थोनी बुशेस, ठीक है. थोनी बुशेस में हमारा क्या है, थोनी बुशेस फाउंड, ये वो वाले प्लांट्स हैं, ये वहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब ये वो वाले एरिया है जहाँ पे हमारा ड्राई एरिया, कंट्री का ड्राई एरिया, जैसे आप राजस्थान को देख लो, ड्राई एरिया है हमारा, ठीक है. इसी तरह लीव्स आर मॉडिफाइड. हाँ, और एक और चीज़ जो हमारे थोनी बुशेस होते हैं, मतलब कांटेदार झाड़ियाँ जो होती हैं, इनके बेसिकली पत्ते जो होते हैं वो मॉडिफाई हो चुके होते हैं कांटों में. क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होती है, वाटर ट्रांसपीरेशन होती है. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना वाटर ट्रांसपीरेशन होता है. और जो ड्राई कंडीशन में हमारे प्लांट होते हैं वो वाटर लॉस नहीं करते, क्योंकि उनको सर्वाइव करना होता है वहाँ पे. जैसे आप कैक्टस को ले लो, जो कैक्टस है वो इटसेल्फ क्या करता है, उसके जो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड किस में, स्पाइन्स में, मतलब कांटे में, इनके पत्ते कांटों में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि इनको वाटर लॉस नहीं करना होता है ज़्यादा, ठीक है. वाटर, क्योंकि इनको ड्राई कंडीशन में सर्वाइव करना होता है, ठीक है. फाउंड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट एंड गुजरात. और जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दे के रखी है, कैक्टस है, कीर है, बबूल है, किक्कर है, ठीक है. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द थॉर्नी बुशेस, लाइक. उसके बाद है हमारा नेक्स्ट आ जाता है हमारा कौन सा, मोंटेन वेजिटेशन, ठीक है. मोंटेन वेजिटेशन में हमारे आते हैं क्या, मोंटेन वेजिटेशन वो वाला एरिया, मतलब ऐसे मोंटेन जहाँ पे हमारे एरिया जहाँ पे उनके वेजिटेशन मोंटेन की हाइट के, एल्टीट्यूड के हिसाब से जो है वेजिटेशन में चेंजेस आती हैं. जैसे जो हमारा मोंटेन की वेजिटेशन में आपके तो कॉनिकल्स ही आएंगे, कॉनिकल ट्रीज आएंगे, ठीक है. कॉनिकल्स ही आएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से, ठीक है, वो अपना
हाइट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, लेकिन शेप कॉनिकल ले लेते हैं ताकि जो भी, क्योंकि माउंटेन्स एरिया में, बर्फीले एरिया में क्या होता है कि बर्फ़ जम ना जाए उनके ऊपर, क्योंकि अगर ज़्यादा झाड़ियाँ होंगी तो वो उनको हार्म करती हैं। अगर ज़्यादा ठंड, ज़्यादा समय तक टेम्परेचर रहता है, हाई टेम्परेचर रहता है, तो वो कॉनिकल शेप बना लेती हैं अपनी, ताकि वो उस कंडीशन में सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है हमारी चीड़, पाइन एंड डिओडर। ठीक है, आपको वेजिटेशन कहाँ कहाँ के और उनके एग्जांपल मतलब कौन से पौधे, आपके कौन से ट्रीज किस वेजिटेशन के हैं, किस एरिया में पाए जाते हैं, वो आपको याद रखना है, ज़्यादा आपको कहानी याद नहीं रखनी है। ठीक है, क्योंकि अभी हम बेसिक लर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट में हमारे श्रब्स या फिर ट्रीज आते हैं, वो वाले जो कोस्टल स्लाइंग वाटर में। बेसिकली मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है ना, बेसिकली वो ऐसे बोल सकते हैं कि सलाइन वाटर ही देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे। इस मैनग्रोव फॉरेस्ट को हम मैनग्रोव स्वैम्प या मंगल्स भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा मैनग्रोव फॉरेस्ट है इसको और क्या बोला जाता है, तो इसमें अगर इन तीनों ऑप्शंस में से कोई एक आ जाता है तो आप उसे टिक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इनमें जो ट्रीज ग्रो होते हैं, यहाँ पे क्योंकि साल्ट वाटर होता है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन की कमी बहुत कम होती है सॉइल में। ठीक है, तो सॉइल में ग्रो, यहाँ पे प्लांट ग्रो होते हैं इन द लो ऑक्सीजन सॉइल विथ मूविंग वाटर। ठीक है, बहता हुआ पानी और ऑक्सीजन जो है सॉइल में कम होगा तो यहाँ पे प्लांट ग्रो करती है मैनग्रोव में। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो भी मैंने आपको पॉइंट्स में लिख के बताया ना, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर फॉरेस्ट, ओके, वेजिटेशन का। उसके बाद दे आर फाउंड मेनली इन द सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में है जो सुंदरबन से आपको देखा ना, मैनग्रोव फॉरेस्ट है वहाँ पे, एंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और सुंदरबन जो है नाम, उस एरिया का सुंदरबन नाम कैसे पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे एक सुंदरी नाम की स्पीशीज़ थी, मतलब ट्री की स्पीशीज़, जिसके मैनग्रोव फॉरेस्ट में, जिसकी वजह से उस एरिया का नाम सुंदरबन पड़ा था। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर दी है आज अपनी वेजिटेशंस। कल हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ को। तो वाइल्ड लाइफ में आपको ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, सिर्फ इतना है कि आपके इंडिया की वाइल्ड लाइफ में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मुझे लगता है कि आज डिस्कस कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलो वाइल्ड लाइफ में हम लोग देखते हैं वाइल्ड लाइफ क्या होती है। बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, जो अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ होगी कि जो अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होगी, एनिमल्स की स्पीशीज होगी, जो प्लांट्स हम अपने घर पे नहीं लगाते हैं, जो खुद ही नेचुरली ऑकर होते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स को हम नहीं पालते, खुद ही वो पलते हैं फॉरेस्ट में, उसको वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा वाइल्ड लाइफ में क्या आते हैं, हमारे फॉरेस्ट आते हैं, हमारे डेजर्ट्स आते हैं, ग्रासलैंड आते हैं, प्लेन्स आते हैं, क्योंकि ये वो वाले एरियाज हैं जहाँ पे एनिमल्स आराम से रहते हैं। एनिमल्स अपना खुद अपने वे से रहते हैं। ठीक है, हम उनको गाइड नहीं करते, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, सब। रेप्टाइल्स में मैं आपको बता दूं कि रेप्टाइल्स हमारे क्रीपी एनिमल्स होते हैं, क्रीपी वाले, जैसे सांप हो गया, लिजर्ड हो। ठीक है, उसके बाद एम्फीबियन हमारे वो वाले एनिमल्स होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं एज वेल एज लैंड में भी रहते हैं, जिसकी एग्जांपल हमारी है फ्रॉग। ठीक है, उसके बाद और मैमल्स के पास, एम्फीबियन के पास हमारे पास लंग्स भी होती हैं, गिल्स भी होते हैं, क्योंकि गिल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारी कहाँ पे, वाटर में ब्रीथ करवाने के लिए, और लंग्स रिस्पॉन्सिबल होती है जब हम लैंड में। ह्यूमन बीइंग के पास क्या है, लंग्स हैं, तो ब्रीथ कराने के लिए लंग्स, मतलब ये ऑर्गन जो है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है फॉर ब्रीथिंग के लिए। ठीक, उसके बाद मैमल्स में हम आ जाते हैं। ठीक है, मैमल्स में बड़ी मैमल्स भी आते हैं, जैसे हमारी वेल होगी। ठीक है, और भी एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट वगैरह मैमल्स में हम ही आते हैं। ठीक, उसके बाद बर्ड्स आपको पता है परिंदे होते हैं, और इंसेक्ट्स हमारे छोटे छोटे क्या कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद जो सबसे इंडिया की बात करेंगे तो हम टाइगर और पीकॉक को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। ठीक है, और पीकॉक हमारी नेशनल बर्ड है। टाइगर हमारे कंट्री के वेरियस पार्ट में हमें देखने को मिल जाती है, जैसे गिर फॉरेस्ट में हमारा टाइगर मिल जाएगा, एशियंटिक लाइन मिल जाएगा। ठीक है, जो कि गिर फॉरेस्ट है कहाँ पे, गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद और वाइल्ड लाइफ की बात करें तो हमारा एलिफेंट आ जाता है, वन हॉर्न राइनो आ जाता है, और ये कहाँ पे मिलेगा हमें, आसाम में तो हमारा एलिफेंट मिल जाएगा। ठीक है, केरला और कर्नाटका में हमारा मतलब
वन हॉर्न राइनो मिल जाएगा, केरला में हमारा एलिफेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी कैमल है, वाइट एसेस हैं, ठीक है, जो कहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, रैन ऑफ कच्छ में, ओके। नेक्स्ट है वाइल्ड गॉट है, लिपिड है, बियर्स हैं, ये वाले जो एनिमल्स हैं ये हमारे हिमालयन रीजन में होते हैं, और मंकी, फॉक्स, जैकाल, ये सब जो हमारा इंडिया में ही देखने को मिल जाता है। कुछ कॉमन बर्ड्स हैं जैसे पीकॉक है, पैरट है, पिजन है, ठीक है, बुलबुल, डक, गीस, ये सब हमारे क्या है, वो वाले हैं जो हमें देखने को मिल जाते हैं इंडिया में। अब इसमें से तो कोई सवाल आ नहीं सकता, बट ये था तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन हाँ, कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे स्नो लेपर्ड पूछेंगे तो कौन से रीजन में आता है, तो हिमालयन रीजन में, या वाइल्ड गोट पूछेंगे तो हिमालयन रीजन में आ जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछ सकते हैं, ठीक है, जीएस का पोर्शन है आपसे। सबसे पहला है कि नेचर वाइल्ड लाइफ वीक कब होता है, तो 2 से 8 अक्टूबर हर साल आपका वाइल्ड लाइफ वीक बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, तो टोटल जो हमारे कंट्री का, इंडिया का जोग्राफिकल एरिया है, उसका 3.72% में आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं, जो 566 हैं। आपकी टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया कितनी है, 566, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आपका लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है इंडिया की, तो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है रैंथमबोर नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है, जो किसकी कंजर्वेशन, वहाँ पे टाइगर्स की कंजर्वेशन की जाती है, ठीक है। याद रखना, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया की बोल रही हूँ, ठीक है, इंडिया की बात करें आज हम, ठीक है। तो वो कौन सी है, रैंथमबोर, ठीक है, जो कि राजस्थान में। फिर है स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इंडिया की है वो है महेश्वर, जो कि जिसने 5.14 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करके रखा, ठीक है। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, महेश्वर। उसके बाद स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, सॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जो कि अंडमान एंड निकोबार में। उसके बाद जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो है हमारा हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लेह लद्दाख में, जिसने 4,400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करके रखा हुआ है। कौन सा, लार्जेस्ट नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो है महाराष्ट्र, जहाँ पे 47 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और हमारे इंडिया में नेशनल पार्क्स कितने, 104 नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा है माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स वो होते हैं कि जो बाहर की कंट्री से सीज़न चेंज होने पर हमारी कंट्री में आते हैं, जैसे हमारी पेलिकेन्स, उसके बाद साइबेरियन क्रेन, स्टॉक फ्लेमिंगो, पिनटेल डक, क्रूली माइग्रेट टू अवर कंट्री इन द विंटर सीजन, ठीक है। तो इसमें हमारी सबसे फेमस जो है वो है हमारी साइबेरियन क्रेन। ये हमारे एक कम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है कि साइबेरियन क्रेन जो है कहाँ से माइग्रेट होकर आती है और कौन से सीजन में आती है, मतलब कौन से मंथ में आती है। तो साइबेरियन क्रेन हमारी साइबेरिया से माइग्रेट होकर आती है, वो दिसंबर में आती है यहाँ पे, मतलब विंटर सीजन में, और मार्च तक यहीं रहती है, उसके बाद ये वापस चली जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ओके। दिस इज ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं है, और मैंने खुद की तरह से यहाँ पे मेंशन किए ताकि आपको कहीं और से पढ़ने ना पड़े और अलग से ना पढ़ने पड़े, ठीक है। तो ये क्योंकि हमारा जो भी अगर पूछा जाता है तो लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट ही पूछा जाता है, और टोटल कितने हैं वो पूछे जाते हैं, तो वो मैंने बता दिए। अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, जो भी आपको करना है आप वो ले सकते हो। टिल देन हम लोग हमारी और आपको एक न्यूज़ दे देती हूँ कि हमारी जो है चैप्टर 6th क्लास की एनसीईआरटी ख़त्म हो चुकी है ज्योग्राफी की। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा वो 7th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी पे आएगा। इससे पहले जब मैं 7th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करूँगी, उससे पहले मैं आपसे जितना मटेरियल मैंने पढ़ा है उसमें से एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आए हुए वो डिस्कस करेंगे। तो कल के लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी जो एग्ज़ाम रिसेंटली चल रहे उनमें आए हैं, तो डिटेल इन्फॉर्मेशन उसकी देंगे हम आपको अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन keep supporting, keep loving, and please do subscribe my channel, like my channel, comment on my video, and yeah, stay safe at home. Bye, take care.